गाइस, वेलकम बैक टू CMA जंक्शन। ये हमारी वीडियो सीरीज फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 4th लेक्चर है, जिसमें हम अपना चैप्टर डिसीजन मेकिंग टूल्स कंटिन्यू कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग टूल्स में हमने पिछले वाले लेक्चर में स्टार्ट किया था डिसीजन से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास क्या क्या मार्जिनल टेक्निक्स है। ठीक है, उनमें से हमने 5 टेक्निक्स कंप्लीट किए थे। अब हम 6th देख रहे हैं, दैट इज अल्टरनेटिव मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपके पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितने सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो इस मेथड्स में आप क्या डिसाइड करते हैं कि हम मशीन वर्क रखेंगे या फिर हैंड वर्क रखेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हैंड ड्रिवन मशीन में होगा या फिर पावर ड्रिवन मशीन में होगा, या फिर एम्प्लॉयमेंट हम एक मशीन को रखें या फिर एक से ज़्यादा मशीन रखें। तो ये सारे डिसीजंस आप यहाँ पे लेते हैं। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग द मेथड, जब भी आप मेथड ऑफ प्रोडक्शन सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस मेथड को अडॉप्ट कीजिए जिस मेथड में कंट्रीब्यूशन आपका ज़्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू अदर मेथड। आपको यहाँ पे कंपेयर करना है सारे मेथड ऑफ प्रोडक्शन के कंट्रीब्यूशन को, जिसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है उस वाले मेथड को आप यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑपरेट और शट डाउन। ऑपरेट और शट डाउन मतलब आप समझ लीजिए एक ऐसी कंसर्न है जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। इन दैट केस उनको डिसाइड करना है कि वो आप प्रोडक्शन को कैरी ऑन करें कि नहीं करें एट लॉस। ठीक है, It may be found that production of some of its product is being carried on at loss। हमको पता चलेगा कि हमारे कई सारे, आप जब फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि लॉस में काम कर रहे हैं। तो इन दैट केस इन सच पोजीशन प्रोडक्शन ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे लिए प्रॉफिट लेके नहीं आ रहे, उनको हमको क्या करना चाहिए, डिसकंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कम कंट्रीब्यूशन आ रहा है या फिर सबसे ज़्यादा लेस पीवी रेशियो आ रहा है, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, उसको आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए ताकि आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को फ्री कर सकें और उसको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स में लगा सकें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑपरेट और शट डाउन। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेंटेनिंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट, मतलब हम जितना चाहते हैं हम उतना लेवल ऑफ प्रॉफिट मेंटेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, कई बार मैनेजमेंट चाहती है कि हम अपना प्रॉफिट अपने हिसाब से रखें, जैसे कि उनका मानना है कि हम अपना प्रॉफिट 10,000 रखें। तो इस 10,000 तक के प्रॉफिट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स आपको कितना करना पड़ेगा ताकि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करें, ये आप मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप पहले फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स आप कितने बनाएं, कितने बेचें कि आप डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूनिट्स निकालने के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको लेना है, जितना आपका फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा है, प्लस इसमें आप ऐड करेंगे डिजायर्ड प्रॉफिट, जैसे कि मैंने बताया 10,000 रुपये, तो ये 10,000 रुपये क्या है, हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट है। तो ये अमाउंट को आप यहाँ ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने यूनिट्स बनाने चाहिए। सिमिलरली अगर आप सेल्स वैल्यू निकलना चाहते हैं तो इन दैट केस आप जहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले रहे हैं उसकी जगह पीवी रेशियो ले लीजिए और वो आपका सेल्स वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। इसको समझिएगा ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम हर क्वेश्चन में अभी तक क्या करते आए हैं, हम लेते हैं सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, सॉरी माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपकी वैल्यू आएगी कंट्रीब्यूशन की। इस कंट्रीब्यूशन में से हम प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होता है। ठीक है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब हमको प्रॉफिट की वैल्यू पता है। ठीक है, हमको पता है कि हमको प्रॉफिट चाहिए 10,000 रुपये, साथ साथ समझ लीजिए हमको फिक्स कॉस्ट भी पता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अगर आपको पता है तो आप आगे की सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको पता है कि हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट समझ लीजिए 50,000 रुपये। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि अगर हम 50,000 से कुछ एक ऐसा नंबर को माइनस करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 10,000 रुपये। ठीक है, तो 50,000 से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, 60,000। 60,000 माइनस 50,000 हमारी 10,000 वैल्यू आएगी, तो समझ लीजिए अब कंट्रीब्यूशन हो गया हमारा 60,000 रुपये। ठीक है,
तो ये हमने कैसे निकाला, ये हमने निकाला टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट करके हमको ये वैल्यू मिली, ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। अब इसके बाद आपको अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है तो आप क्या कीजिए, ये हमारा 60,000 आ गया। अब कंट्रीब्यूशन अगर आपको पर यूनिट पता है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, 60,000 को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे। समझ लीजिए 6 रुपए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि 10,000 यूनिट्स आपको यहाँ पे बनाने चाहिए, ठीक है। नॉर्मल ये फॉर्मूला बना, हमने क्या किया, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट किया तो हमको पता चला कि टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट इज टोटल कंट्रीब्यूशन जो कि आप चाहते हैं विद डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है। अब इसके बाद इससे हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड किया तो आपको यूनिट्स पता चले। अब अगर आप इसकी जगह पीवी रेशियो से डिवाइड करते तो इन दैट केस आपको क्या पता चलता, सेल्स वैल्यू पता चलती। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिए, एक कंपनी है जो कि प्रोड्यूस कर रही है और मार्केट कर रही है अपने इंडस्ट्रियल कंटेनर और पैकिंग केसेस, ठीक है। कंपटीशन के कारण कंपनी प्रपोज करती है कि वो रिड्यूस करेगी अपने सेलिंग प्राइस। प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है, जितना लेवल ऑफ प्रॉफिट है उसको आपको मेंटेन करना है। आपको बताना है कि यूनिट्स हम कितने सोल्ड करें। अगर आपका रिडक्शन इतना इतना हो रहा है तो अगर 5% रिडक्शन हो रहा है तब आप कितने यूनिट्स बेचेंगे, 10% हो रहा है तब कितने बेचेंगे, और 15% हो रहा है, इन दैट केस हाउ मच यूनिट विल सेल, ठीक है। तो उसके लिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि प्रेजेंट सेल्स टर्नओवर हम 30,000 यूनिट्स अभी बेच रहे हैं जिनका हमको 3 लाख रुपए का सेल्स प्राइस आ रहा है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आपको 30,000 यूनिट्स का टोटल दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट और नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन फॉर प्रेजेंट वैल्यूज अवेलेबल है, तो अब हम रिड्यूस करके इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमको क्या क्या चीजें दी हुई हैं, हमको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, प्रेजेंट कंडीशन का सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे क्या शो करना है, यहाँ पे हम पर यूनिट लेंगे ताकि हमको यूनिट वाइज पता चले, ठीक है। तो अब पर यूनिट निकालने के लिए आपको बोला गया कि 30,000 यूनिट्स हमने बेचे हैं 3 लाख रुपए में। 30,000 यूनिट्स अगर आप 3 लाख में बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस आपका क्या आएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू जितना आपका टोटल सेलिंग प्राइस है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कितने बेचे, ठीक है। तो ये आ गया आपका ₹10। तो ये 10 रुपीज आप यहाँ शो करेंगे कि हमने सेलिंग प्राइस रखा 10 रुपीज। इसके बाद सेलिंग प्राइस में से हम क्या माइनस करते हैं कंट्रीब्यूशन तक पहुंचने के लिए, वेरिएबल कॉस्ट। तो हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है 1,80,000 रुपए, ये कितने के लिए, 30,000 यूनिट्स के लिए है, ठीक है। तो हमको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना है। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 30,000 दैट इज इक्वल टू ₹6, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 6 रुपीज। ये हमने माइनस किया तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आया 4 रुपीज, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि प्रेजेंट कंडीशन में हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा 4 रुपए। अब आप क्या कर रहे हैं, प्राइस में से दैट इज सेलिंग प्राइस में से 5% रिडक्शन कर रहे हैं। तो अगर 10 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस है, इसमें से 5% आप रिड्यूस करेंगे तो अब आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 9.5। क्या इससे हमारे वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज आने वाला है, क्या हमारे सेलिंग प्राइस कम करने से हमारे खर्चे कम होने वाले, ऑफ कोर्स सी बात है नहीं। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा। तो आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आएगा 3.5 रुपीज। सिमिलरली अगर हम 10% रिड्यूस करते हैं, 10 रुपीज में से 10% रिड्यूस करेंगे तो 1 रुपये आपका रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज 9 रुपये अब हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। क्या कंट्रीब्यूशन में कुछ चेंज आएगा, तो कंट्रीब्यूशन में अभी भी वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए 9 - 6 = 3। नेक्स्ट आता है अगर आप 15% रिडक्शन करते हैं, 15% रिडक्शन किया 10 रुपीज से, दैट इज 1.5 हमको यहाँ से डिडक्ट करना है। अब वैल्यू हो गया 8.5। वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है तो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा 2.5 रुपीज।
अब ये कंट्रीब्यूशन हमारा निकल गया। हमको क्या बोला है कि आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स आप कितनी सोल्ड करेंगे कि आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना पहले मिल रहा था। पहले का प्रॉफिट आपको बता दिया गया कि 50,000 पहले का प्रॉफिट था, मतलब हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट हमको पता है कि 50,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट भी हमको पता है कि 70,000 है। दोनों चीजें हमको क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। तो जस्ट हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूटिलाइज करना है, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो ये आपको तीनों के लिए करना है, दैट इज 5% रिडक्शन, 10% रिडक्शन, 15% रिडक्शन। और आप चेक करने के लिए अगर चाहें तो प्रेजेंट कंडीशन को भी देख सकते हैं। इन दैट केस आपको पता चलेगा कितने नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। 30,000 जो हमारा दिया वो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। अब ये हमारे पास तीन अल्टरनेटिव है। पहला है प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन में हमको क्या लेना है, फिक्स कॉस्ट दैट इज 70,000 रुपीज प्लस हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट। इन दैट केस फर्स्ट वाले कंडीशन में हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट क्या रहेगा, जो हमने एक्चुअली अर्न किया, दैट इज 50,000 रुपीज डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फर्स्ट वाले केस में कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 4 रुपीज, ठीक है। तो 4 रुपीज से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका ये अमाउंट आएगा 30,000 यूनिट, जो कि हमने एक्चुअली यहाँ पे सेल किए हैं, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हाँ ये जो हमारा फॉर्मूला है वो काम कर रहा है, ठीक है। सेकेंड केस बोला गया है जब 5% रिडक्शन हो रहा है। 5% रिडक्शन में आपका फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा प्लस आपका डिजायर्ड प्रॉफिट भी सेम रहेगा। आपके चेंजेस कहाँ होने वाले हैं, तो आपका 5% रिडक्शन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में चेंज आएगा, दैट इज 3.5% हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा यूनिट्स 34,286 एंड सिमिलरली आप 10% के लिए निकाल लीजिए और 15% के लिए निकाल लीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ हो। इजी था ये क्वेश्चन, हमने बस ये फॉर्मूले को यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है हमारे पास 9th पॉइंट, दैट इज अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कोर्स ऑफ एक्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आए बिजनेस कंसर्न में। कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन हम चूज करें जिससे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, वो आप यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास एक चीज को करने के कई सारे एक्शंस हो सकते हैं, कई सारे कोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उन अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट चूज करेंगे जो कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करके देगा। कोर्स ऑफ एक्शन जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हायर होगा वही जनरली मैनेजमेंट सिलेक्ट करती है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखिए, आपकी बुक में है ये, पेज नंबर 32। एक्सेल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट अ सिंगल प्रोडक्ट वो बना के बेच रहे हैं। फॉलोइंग डाटा आपको अवेलेबल है, मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट दैट इज वेरिएबल कॉस्ट है, डीलर्स का मार्जिन, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट और प्रेजेंट सेल्स हम 90,000 यूनिट्स बेच रहे हैं। कैपेसिटी आप सिर्फ 60% अभी यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने पड़ते हैं सामान को बेचने के लिए। सजेशंस आपको दिए हुए हैं इंक्रीज करने के लिए सेल्स के। पहला सजेशन है कि सेल्स प्राइस को रिड्यूस कर दो बाय 5%। दूसरा सजेशन है कि डीलर का मार्जिन 25% बढ़ा दो एग्जिस्टिंग रेट में, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस है, दोनों में से आप कौन सा चूज करेंगे टू अर्न इंक्रीज सेल्स, ठीक है। आप सेल्स को इंक्रीज करने के लिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा किससे रिलेटेड है, हमने जो 9th पॉइंट देखा दैट इज अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, उससे रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमको सारी डिटेल्स दी हुई है, जैसा हम सब क्वेश्चन में करते आए हैं वही चीज हमको यहाँ पे फॉलो करनी है। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट कितना आ रहा है, ठीक है। उसके लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हम लेंगे सेल्स। सेल्स हमारे पास दैट इज सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है। सेल्स टोटल हमारा है 40 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस है और 90,000 यूनिट्स हमने बेचे हैं, ठीक है। तो 40 रुपीज सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको पूछा तो 40 रुपीज आ रहा है और हमने 90,000 बेचे हैं, दैट इज 36 लाख रुपीज आपका टोटल आएगा यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट इसके बाद सेलिंग प्राइस में से हम क्या डिडक्ट करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास है मटेरियल। मटेरियल है पर यूनिट कॉस्ट 16 रुपीज, और हम यहाँ पे 90,000 यूनिट्स का ले रहे हैं, तो 16 इंटू 90,000 दैट इज 14,40,000 रुपीज। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है लेबर, सॉरी लेबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ आपको, कन्वर्जन कॉस्ट दिया हुआ है। कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल है, स्पेसिफिकली बताया गया है। कन्वर्जन कॉस्ट है हमारा 12 रुपीज। 12 रुपीज कन्वर्जन कॉस्ट इंटू 90,000, तो ये आपका आएगा 10,80,000 रुपीज। नेक्स्ट इसके बाद हमको दिया हुआ है डीलर्स मार्जिन। देखिए डीलर्स मार्जिन हमको स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ये वेरिएबल है कि हमारा फिक्स्ड है, लेकिन डीलर मार्जिन आप समझ सकते हैं कि एज वेरिएबल कॉस्ट क्या रहता है, जो कि पर यूनिट सेम रहेगा। ठीक है, तो डीलर मार्जिन आपका पर यूनिट सेम रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, पर यूनिट आप हर में 4 रुपीज है तो 4 ही रुपीज चार्ज करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे डीलर्स मार्जिन शो करेंगे ऑन वेरिएबल कॉस्ट। 4 रुपीज 4 इंटू 90,000 दैट इज 33,60,000 रुपीज। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है, इससे क्या होगा, अब हमारा कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस सारे वेरिएबल कॉस्ट। तो ये सब आप यहाँ से माइनस कीजिए तो आपको पता चलेगी 40 माइनस 16 माइनस 12 माइनस 4 दैट इज यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 8 रुपीज, और यहाँ पे हमारा आएगा 7,20,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया। अब कंट्रीब्यूशन में से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फिक्स कॉस्ट है उसको यहाँ से डिडक्ट कर देंगे। फिक्स कॉस्ट हमको दिया हुआ है 5 लाख रुपीज, और ये डायरेक्टली किससे माइनस होगा, टोटल से, पर यूनिट से ये माइनस नहीं होगा। ठीक है, 5 लाख आपने माइनस किया तो ये 2,20,000 रुपीज हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हमारी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। उसके लिए हमको 2 ऑप्शन दिया है, दैट इज सजेशन ए एंड सजेशन बी। सजेशन ए क्या बोल रहा है कि रिड्यूस कर दो प्राइस को 5%। मतलब अभी कितना प्राइस है हमारा, देखिए हमारा रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस हम निकाल रहे हैं, दैट इज प्राइस को रिड्यूस करने के बाद आपके पास कितना प्राइस आएगा, 5% आपको रिड्यूस करना है। 40 रुपीज अभी हमारा सेलिंग प्राइस है, इस 40 का 5% आप रिड्यूस कर देंगे, 40 का 5% निकालेंगे तो 2 रुपीज आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या रह जाएगा, 38 रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद डीलर्स मार्जिन देखना है हमको। डीलर मार्जिन हमने बोला कि वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से डिसाइड होता है, ये हमारे सेल्स के प्राइस के ऊपर डिसाइड होता है, और ये पर यूनिट से चेंज होता है। ठीक है, डीलर्स मार्जिन हमको बोला है कि 4 रुपए है। अब इसको अगर सेल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेल्स के अकॉर्डिंग डीलर्स मार्जिन हमारा 10% पड़ रहा है। 40 का 10% आपका कितना आएगा, 4 रुपीज। सिमिलरली यहाँ पे 38 हो गया प्राइस, तो 38 का अब आप लेंगे 10%, दैट इज 3.8 रुपीज। ठीक है, तो अब डीलर्स मार्जिन यहाँ पे 3.8 हो जा रहा है। अगर हम सजेशन ए ले रहे हैं तो सजेशन बी क्या बोल रहा है कि आप सेलिंग प्राइस में कोई भी छेड़छाड़ मत करो। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 40 रुपीज, वो उतना ही रहने दो, बस जो हमारा डीलर्स मार्जिन है उसको इंक्रीज कर दो 25% ऑन द एग्जिस्टिंग रेट। एग्जिस्टिंग रेट हमारा क्या है, डीलर्स मार्जिन का एग्जिस्टिंग रेट दैट इज 4 रुपीज। इसमें बोल रहा है कि 25% ऐड कर दो, दैट इज 4 का 25% यहाँ पे ऐड कर दो। 4 का 25% दैट इज 1 रुपीज। 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज कर दी, और यहाँ पे आप चेक कर रहे हो तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी डिक्रीज हो गया और मार्जिन भी डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब इससे देखते हैं हम अब हमारा रिवाइज्ड प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा अगर हम सजेशन ए लेते हैं और अगर हम सजेशन बी लेते हैं। तो हम देखते हैं सेल्स देख रहे हैं हम सजेशन ए के अंदर। सजेशन ए के अंदर अब सेल्स प्राइस हो गया है 38 रुपीज, सजेशन बी के अंदर 40 ही है। वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास है मटेरियल में कोई भी चेंजेस नहीं आया, 16 था 16 ही रहेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कन्वर्जन कॉस्ट में भी कोई भी चेंज नहीं है, पहले भी 12 था, यहाँ पे भी 12 था, तो यहाँ पे भी आपका 12 ही रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है डीलर मार्जिन, जिसमें दोनों जगह चेंज हुआ है।
डीलर्स मार्जिन आपका जब सेल्स 38 है तो इन दैट केस आपका ये हो गया 3.8, ठीक है, और जब 40 है तो इन दैट केस 5 हो गया, दैट इज सजेशन बी के अंदर, ठीक है। ये सारे कवर करने के बाद हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 38 माइनस 16 माइनस 12 माइनस 3.8 इज इक्वल टू 6.2, ठीक है। और नेक्स्ट केस में आप देखें तो 40 माइनस 16 माइनस 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। अगर आप देखें तो हमारा जो फर्स्ट केस था दैट इज सजेशन ए, वहां पे क्या हो रहा था, हमने प्राइस रिड्यूस की तो उससे हमारा कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए था, क्योंकि हमने कंट्रीब्यूशन यहाँ ज़्यादा आ ही नहीं सकता पहली बात तो। यहाँ पे बस आपका सेल्स प्राइस रिड्यूस हो जाएगा एज कम्पेयर टू अर्लियर, और ऐसा हो सकता है कि आपका सेल्स ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है 7, दैट इज यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ, यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हुआ है। कंट्रीब्यूशन डिक्रीज होने के साथ यहाँ सेल्स प्राइस भी डिक्रीज हुआ है, उससे आपको कुछ फायदा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, हमने यहाँ पे निकाल लिया कि कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अब हमको प्रॉफिट उतना ही चाहिए, तो उसके लिए आपको कितना आपका सेल्स होना चाहिए इन यूनिट्स, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। हमको लास्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको दोनों सजेशन में से आप कौन सा कंपनी को रिकमेंड करेंगे अगर वो मेंटेन करना चाहती है प्रेजेंट प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट प्रॉफिट मेंटेन करना है तो आपको कौन सा सजेशन लेना चाहिए वो हमको यहाँ पे बताना है। तो उसके लिए आपको यूनिट्स का डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जैसा हमने अभी किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, दोनों सजेशंस में हम चेक करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला केस, जैसे कि हमको फर्स्ट सजेशन में क्या बोला गया, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले के लिए हमको चाहिए सबसे पहले तो फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा 5 लाख रुपीज, प्लस उसके बाद हमको क्या करना है डिजायर्ड प्रॉफिट, और डिजायर्ड प्रॉफिट है हमारा 2,20,000 रुपीज। सेम प्रॉफिट हमको अर्न करना है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। इस केस में सजेशन ए में आपका कंट्रीब्यूशन है 6.2। सेकेंड केस में हमारा ऊपर की वैल्यू सेम रहेंगी, दैट इज 5 लाख एंड 2,20,000 रुपीज, और आपका कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा दैट इज 7 रुपीज। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो यहाँ पे आएगा 1,16,129 यूनिट्स, और यहाँ पे आपका आएगा 1,02,857 यूनिट्स। तो आप कौन सा कंपनी को बोलेंगे कि वो कौन सा सजेशन ले? कंपनी अगर कम यूनिट्स में उतना ही प्रॉफिट अर्न कर सकती है तो कंपनी क्यों जाए ऐसे सजेशन में जिसमें उसको ज्यादा यूनिट्स बेचने पड़ेंगे वही पर्टिकुलर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो कंपनी के लिए कौन सा प्रॉफिटेबल है 1,02,857, जहां पे कंट्रीब्यूशन आपका 7 आ रहा है। लेकिन अगर इसको अलग तरीके से देखा जाए कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कस्टमर कौन सा प्रेफर करेगा? कस्टमर के लिए प्रेफरेबल होगा कि अगर आप प्राइस 38 रखते हैं तो इन दैट केस आप ज्यादा यूनिट्स बेच पाएंगे, ठीक है। तो उस केस में आपके लिए कंज्यूमर के हिसाब से देखा जाए तो सजेशन ए प्रेफरेबल है, पर एज हम बिजनेस कंसर्न के हिसाब से देख रहे हैं इसलिए वो कौन सा प्रेफर करेगी, सजेशन बी। नेक्स्ट इसके बाद आता है 10th पॉइंट, दैट इज लास्ट पॉइंट। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रॉफिट प्लानिंग।